नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं अभिषेक पुंडीर। चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। एक पक्ष कह रहा है कि वक्फ बोर्ड में कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ मोदी सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि 44 अमेंडमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर दीजिए। बवाल ऐसा है, विरोध ऐसा है कि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। कह रहे हैं इसे खत्म कीजिए या हमारा सनातन बोर्ड भी लेकर आइए। लेकिन एक बड़ी खबर आती है कि लोकसभा में यह कहा जाता है कि विस्तार हो जेपीसी का और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, जिसके बाद फिर से सवाल उठने लगे कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अभी अभिषेक, थोड़ी देर पहले की बात है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मैं बात कर रही थी। मैंने पूछा कि आप लोग टालम टोल क्यों कर रहे हैं ये, तो उन्होंने कहा टालम टोल कुछ लोगों को लग रही होगी, देर आए दुरुस्त आए, फैसला जरूर होगा। तो एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर आप इशारेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दे रहे हैं। फिर जब आपकी आलोचना हो रही है तो आप वो फैसला वापस भी ले रहे हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कुछ अलग और पूरे देश में कुछ अलग। देखिए नम्रता जी, दोनों जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। महाराष्ट्र की जो कहानी है वो अलग है और वक्फ बोर्ड की जो कहानी है वो अलग है। पहले आप महाराष्ट्र की कहानी को समझ लीजिए। जब महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान हुआ तो आपने एक खबर देखी होगी, बहुत सुर्खियों में रही थी, कि जो मदरसों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह 3 गुना तक बढ़ा दी गई। हाँ। मतलब जिस अध्यापक को 6,000 रुपए मिलते थे उसकी तनख्वाह 16,000 कर दी गई, 18,000 कर दी गई। उसके पीछे भी रीजन था, बहुत आलोचना करने वालों ने की कि आपको मदरसे ही क्यों दिखाई दिए। एक तरफ तो आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, मदरसों का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके से तनख्वाह बढ़ा दे रहे हैं। तो वहां और वोट वो लोग आपको देते नहीं है। महाराष्ट्र में तो खुलेआम नहीं दिया गया। एक बूथ का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो एक बूथ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट मिले हैं 6,000 और बीजेपी या महायुति का जो कैंडिडेट था उसे वोट मिले हैं 98, मतलब 100 वोट भी नहीं मिले। वो ऐसा है कि किसी बूथ पर 2-4 घर तो हिंदुओं के भी होते ही है। मुस्लिम बहुल इलाके का ही गणित मैं आपको बता रहा हूं। तो मुस्लिम वोट तो नहीं देता है, कुंदरकी को आप छोड़ दें तो वो एक एक्सेप्शन है। मुसलमान फिलहाल की कंडीशन में वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को, उसके बावजूद भी आप इतने मेहरबान क्यों हैं? तो जो मदरसों का जो फैसला था वो इसलिए था क्योंकि वो हाईटेक मदरसे थे। मतलब जो दीनी तालीम की बात करते हैं हम नम्रता जी, उर्दू की पढ़ाने की जो बात करते हैं, कुरान पढ़ाने की जो बात करते हैं, वो एक पीरियड होता है कि इस पीरियड में आप उर्दू पढ़ाएंगे। बाकी उन मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर, सब कुछ पढ़ाए जाते हैं। मैं भी खुद उत्तर प्रदेश के ऐसे कई मदरसों में गया हूं। तो महाराष्ट्र में भी मदरसों का नवीनीकरण चल रहा है, मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है और जो टीचर्स बीएड और एमएड किए हुए हैं उन्हीं टीचर्स के लिए वो व्यवस्था की गई थी, भले ही वो मदरसों में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से दलीलें ये भी थी या फिर तर्क ये भी था सरकार के खिलाफ में कि आप उन स्कूलों को, उन मदरसों को स्कूल में ही कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते, बिल्कुल उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं आप भर्ती कर देते। वो एक अलग मसला है। अब वक्फ बोर्ड पर आ जाइए। वक्फ बोर्ड पर टाल मटोल तो सरकार कर रही है, नो डाउट, इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। वो कर क्यों रही है? आपके साथी हैं अजीत पवार महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस के साथ से आए हैं, शरद पवार के यहां से आए हैं। उनकी छवि एक सेक्युलर नेता की है। सेक्युलर नेता के तौर पर मैं जो सेक्युलर समझता हूं उसके हिसाब से आपको बताऊं तो मुस्लिमों के वोट पर जो इंसान सत्ता में रहना जानता हो वो है अजीत पवार। वो अभी बीजेपी की विचारधारा में पूरी तरीके से ढल नहीं पाए हैं। यह बात एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं। लंबे वक्त से वो एक दूसरी विचारधारा के साथ काम करते आए हैं, तो उन्हें ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिहार में आपके साथी कौन है? नीतीश कुमार, बड़ी पार्टी है, वो भी सेक्युलर नेता हैं। उन्हें भी अच्छा खासा मुस्लिम वोटों की अगर मैं बात करूं तो लगभग मुस्लिम वोटों का 12 से 14% वोट मिलता है नीतीश कुमार को। वो वोट नहीं छिटकने दे सकते। आप चले जाइए टीडीपी के साथ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मुसलमान कम्युनिटी का, और 4% आरक्षण भी वो वहां देते हैं। वक्फ बोर्ड का जिस वक्त विरोध हुआ था, देवबंद वाले जो मदनी साहब हैं, अरशद मदनी, जब उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली में एक बहुत बड़ा सभा आयोजित की थी, उस वक्त टीडीपी पर और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि इन बैसाखियों को हट जाना चाहिए जिससे कि मोदी सरकार गिर जाए। तब नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन टीडीपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो एक मुस्लिम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
उन्होंने समर्थन किया था अरशद मदनी के बयान का। और 5 नवंबर को जब मदनी बिहार पहुंचे, वहां जाके भी उन्होंने दबाव बनाने की नीतीश कुमार पर कोशिश की वक्फ बोर्ड को लेकर ही। नीतीश खुलकर वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो राबड़ी देवी ने कहा है कि वो विरोध में है। हाँ, इसीलिए राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि अलग राज्य बना दीजिए, विंध्याचल करके एक अलग राज्य बना दीजिए, जिससे कि उनकी भी जो सत्ता है वो चलती रहे। तो नीतीश कुमार नहीं गए थे उस बैठक में, उस सभा में, मदनी की सभा में, तो वो न्यूट्रल है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और आप वक्फ बोर्ड में, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे तमाम मुस्लिमों की बाइटें बयान में आपको सुनवा दूंगा, तमाम के जो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, जिसका जवाब कोई नहीं लेता। अब नम्रता जी, एक टेक्निकल बात समझ लीजिए, यहां वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था। एक कानून लाई 1954 में, फिर उसको लगातार 76 में ताकतें दी, 91 में ताकत दी, 2013 में ताकत दी, वो एक अलग मसला है। लेकिन वक्फ बोर्ड कानून जो है किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था। मतलब आता ही अंडर सरकार के ही है, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं वक्फ बोर्ड के, वो किसी को इसका जवाब नहीं देते हैं। उनका जो धंधा है फल फूल रहा है, जिसकी जमीन खाली दिखी कब्जा कर लिया, बेच ली, किराए पर दे दी, उससे जो पैसा आ रहा है उसका क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं पता किसी को भी। मदनी या फिर ओवैसी जो सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो ज्यादा नहीं 10 लड़कियों के नाम गिनवा दे कि इन गरीब मजलूम लड़कियों की उन्होंने शादी करवाई है और वक्फ बोर्ड से जो पैसा आया है वो पैसा उसमें गया है। सहारनपुर में बहुत मेरे मौलानाओं से, मुफ्तियों से बात हुई, सबका यही कहना है कि बंद हो जाना चाहिए, सरकार के अंडर आता है, संशोधन की जरूरत नहीं है, इसे बंद कर देने की जरूरत है। इनके आपस में लड़ाइयां होती हैं कि मेरे पास कम पैसा आया है, तेरे पास ज्यादा चला गया, तेरे पास वक्फ का ज्यादा अधिकार है, मैंने कम ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो वक्फ बोर्ड को आप अगर 10 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दोहरा रवैया है, जिसे जनता समझती है। और आप इस ट्रेंड में, तीसरे वाले कार्यकाल में नमता जी, गलत ट्रेंड इन लोगों ने सेट कर दिया है। वक्फ बोर्ड का कानून पास कर लेकर गए, लेकिन वो जेपीसी में भेज दिया। एक दो और कानून उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन होना था लखनऊ में, उसको उस फैसले को वापस करवा दिया। लेटरल एंट्री पर भी, हाँ, लेटरल एंट्री पर भी जो वापस आए। एक और केंद्र सरकार का फैसला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी, उस पर भी आपने बैकआउट कर दिया। और अब एक फैसले पर और आपने बैकआउट कर दिया वक्फ के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं आप एक गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में ये बात आप पहुंचा रहे हैं खुद से कि हम कमजोर हैं। हालांकि आप कमजोर नहीं है, क्योंकि आप अपनी शर्तों पर अगर सरकार बना सकते हैं, अपनी शर्तों पर अगर अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल दे सकते हैं या फिर मंत्री पद दे सकते हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं। दिखाने की कोशिश मत करिए, बेचारा बनने की कोशिश मत करिए कि 5 के 5 साल आप इस मुद्दे को चला लेंगे। महाराष्ट्र में आपने अब वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसके कारण आपका वो आपके पक्ष में वोट ट्रांसफर हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि 29 तक इस मुद्दे को लेकर जाएं, 28 में कुछ करेंगे, 27 में कुछ करेंगे, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संदेश जनता के दिमाग में जा रहा है। नम्रता जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए, फैसले लिए जा रहे हैं, वापस भी लिए जा रहे हैं आलोचना के बाद, लेकिन सरकार को भी ये सोचना होगा कि किस दिशा में बढ़ना है और किस में नहीं, और खासकर अगर मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है तो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।